नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत है। खिलजी वंश आज हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत में भाई खिलजी वंश। इससे पहले हम गुलाम वंश कंप्लीट कर चुके हैं और गुलाम वंश में हमने जो प्रमुख शासक पढ़े हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा है, उसके बाद बैराम शाह के बाद इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान और बलबन। ये कुछ प्रमुख शासक थे गुलाम वंश के जिनके बारे में हमने पढ़ा। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की अगर मैं बात करूं तो 1290 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और 1230 ईस्वी में ये वंश आपका समाप्त हो जाएगा। तो यानी कि 1220 ईस्वी में तो 30 वर्षों तक इस वंश के 5 प्रमुख शासकों ने शासन किया। 5 शासकों ने शासन किया, जिनमें से प्रमुख शासकों की अगर मैं बात करूं तो केवल आपके कितने मिलेंगे भाई। इस वंश के जो प्रमुख शासक थे, प्रमुख शासकों की अगर बात करें तो वे आपके 3 प्रमुख शासक इसमें रहेंगे। एक रहेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जिसने इस वंश की स्थापना की थी। उसके बाद दूसरा जो शासक आएगा इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक, वो रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। और उसके प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार के बारे में भी बात करेंगे, अक्सर वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद इसका जो पुत्र आया जिसने 2-3 सालों तक शासन किया, जिसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। तो ये 3 प्रमुख शासक रहेंगे। इसके अलावा फिर उसके बाद हम जो एंटर करेंगे वो प्रवेश कर जाएंगे तुगलक वंश में। तो आज की क्लास में उम्मीद करूंगा कि सारा इसी क्लास में आज कंप्लीट करा दूं मैं पूरा खिलजी वंश पूरा कंप्लीट जो है इसी क्लास में करा दिया जाए। इसमें आपके 3 शासक रहेंगे प्रमुख और उनके प्रशासन से संबंधित बात करेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूजीसी नेट गोल्ड के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब इसे कर लें। वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर करते करो भाई। चलिए जी देखते हैं खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस वंश में सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात करेंगे, उसके प्रशासन की बात करेंगे, फिर उसके सैन्य अभियान और विजयों की भी बात करने वाले हैं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो इस वंश के सबसे प्रमुख शासक थे उनके बारे में बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार, साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ पर हुआ और मंगोल आक्रमण भी सबसे ज्यादा इसी के काल में हुए थे, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा इसका सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर नुसरत खां, और एक था आपका कौन सा भाई मलिक काफूर नुसरत खां। ये इसके 2 प्रमुख सेनापति थे जिन्होंने जो है इसको जो है इसकी जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में भी बात करेंगे, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सैन्य प्रणाली के बारे में बात करेंगे, न्याय प्रणाली के बारे में भी बात करेंगे, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। और राजस्व तथा आर्थिक नीतियों के बारे में भी हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करने वाले हैं। तो मंगोल आक्रमणों के बारे में और इसके दक्षिण भारत के अभियान, ये पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को भी जीता था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किए और उन पर भी जीत हासिल की थी। तो उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्लास नंबर 4 रहेगी। इससे पहले 3 क्लासें कंप्लीट करा चुका हूं, यदि आप लोगों ने भी नहीं देखी तो उनको भी देख लेना भाई। चलिए जी, खिलजी वंश उत्कर्ष, साम्राज्य और पतन की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत का क्रांतिकारी अध्याय ये माना जाता है, जिसमें 1290 ईस्वी में स्थापित हुआ और मात्र 30 वर्षों में इस वंश का फिर पतन भी हो गया, यानी कि 1320 ईस्वी में इस वंश का अंत हो गया था। तो उन सब के बारे में बात करेंगे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये उदारवादी शासक था। 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक इसने शासन किया। उदारवादी मतलब एक ऐसा शासक जिसने युद्ध नीति में ज्यादा विश्वास नहीं किया और शांतिपूर्वक अपना जो है शासनकाल इसने किया था। तो ये कैसा था? उदारवादी शासक था। क्रांतिकारी खिलजी क्रांति के बारे में अगर बात करें तो इलबारी तुर्क के एकाधिकार का अंत और खिलजी वंश की स्थापना हुई कब? 1290 ईस्वी में। शासन नीति की अगर बात करें तो उन्होंने दंड के स्थान पर क्षमा को प्राथमिकता दी और विद्रोहियों के प्रति भी उदार व्यवहार रखा। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की नीति रक्त और लोह के बजाय सहिष्णुता पर आधारित थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक ऐसा शासक जिसने उदारता पूर्वक अपना शासन किया बलबन के बाद। इसके बाद मुख्य घटना इसके काल की सिद्दी मोला का विद्रोह है। सबसे महत्वपूर्ण यही माना जाता, 2 महत्वपूर्ण घटनाएं मानी जाती हैं। तो सिद्दी मोला का विद्रोह, सिद्दी मोला को इन्होंने हाथियों के नीचे कुचलने का आदेश दिया था, ये एक विवादित माना जाता है इनके समय। और दूसरा था रणथंबोर का असफल अभियान। तो रणथंबोर पर इन्होंने आक्रमण किया लेकिन उसको जीत नहीं पाए थे। तो ये 2 प्रमुख इसके काल की घटनाएं हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं जी। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक ये रहेगा। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई। कब की? 1290 ईस्वी में। सत्ता स्थापित करने के बाद उसने जलालुद्दीन की पदवी धारण की। इस वंश में कुल 5 शासक हुए।
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहले शासक रहेंगे, अलाउद्दीन खिलजी दूसरे शासक होंगे। उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर आएंगे कुछ समय के लिए, और उसके बाद आपका कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से एक हिंदू जो इन्हीं के दरबार में रहा करता था, इन्हीं का सेनापति था, तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से गद्दी पर बैठेगा। ने 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक इन लोगों ने शासन किया, यानी कि कुल मिलाकर 30 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासनकाल इसी वंश के राजाओं का रहा। लेकिन ये वंश महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के काल से। तो खिलजियों के हाथ में सत्ता आने से सत्ता में कुलीन तंत्र का अंत हो गया, यानी कि कुल मिलाकर उच्च वर्ग के लोग जो सत्ता में रहा करते थे उनका अंत हुआ, और निम्न वर्ग के मुस्लिम भी अब सत्ता में आने लगे, तथा सत्ता कुलीन तुर्की के हाथों से निकलकर निम्न वर्गीय तुर्की, अफगानी और हिंदुस्तानी मुस्लिमों के हाथ में आ गई। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो खिलजी वंश जब आया तो जो उच्च वर्ग के मुसलमान थे, तुर्की थे, उनके हाथ से सत्ता निकलकर निम्न वर्गीय तुर्कियों, अफगानियों और हिंदुस्तानी मुस्लिमों के हाथ में सत्ता इस समय देखने को मिलती है। इसी कारण खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से भी प्रसिद्ध है, तो इसको खिलजी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बात करें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, तो 1290 ईस्वी में शासक बना और मात्र 6 वर्षों तक इसने शासन किया, क्योंकि जब ये शासक बना उस समय इसकी एज काफी हो चुकी थी। जलालुद्दीन का जो राजनीतिक उत्कर्ष था, राजनीतिक ऊंचाइयां जो थी, वो केकुबाद के समय शुरू हुई, यानी कि 1286 ईस्वी में जब केकुबाद आया तो उस समय जो है इसको उच्च पद दिए गए, यानी कि 1286 से 1290 तक ये अपने उच्च पदों पर पहुंचा। केकुबाद के समय ही जलालुद्दीन ने अपनी योग्यता से एक सैनिक के स्तर से उठते हुए सर ए जहांदार यानी कि शाही अंगरक्षक का पद इसने प्राप्त किया। तो सर ए जहांदार का पद सबसे पहले इसने प्राप्त किया, उच्च पद। बाद में उसे समाना का गवर्नर भी बनाया गया, यानी कि समाना का सूबेदार इसको बनाया गया था, गवर्नर बनाया गया था। मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने के बाद केकुबाद ने उसे दिल्ली बुलाकर शाहिस्ता खां की उपाधि प्रदान की। तो केकुबाद के द्वारा इसको शाहिस्ता खां की उपाधि प्रदान की गई, और आरिज ए मुमालिक इनके सेना मंत्री का पद भी इसको प्रदान किया गया था, इनके सेना का प्रमुख इसको बनाया गया। जब इसको सेना का प्रमुख बना दिया तो फिर बाद में सीधी सी बात है कि इसको शासक बनना ही था। एक मिनट भाई, चलिए जी। केकुबाद द्वारा बनाए गए किलोखरी यानी कि कूलागढ़ी के महल में जलालुद्दीन ने 13 जून 1290 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक करवाया। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया, और राज्याभिषेक के समय इसकी आयु अगर बात करें तो 70 साल का यह हो चुका था। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि उस समय कितने ज्यादा युद्ध इसके बाद उसने लड़े होंगे। 70 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा, तो इसीलिए इसको उदार शासक कहा जाता है। उदारता पूर्वक इसने अपना शासन किया 6 वर्षों तक, और बाद में अंत में इसके ही भतीजे, इसी के दामाद और इसी के सेनापति ने इसकी हत्या कर दी। जलालुद्दीन के समय 1292 ईस्वी में, सॉरी 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने पंजाब पर आक्रमण किया तथा सुनाम तक पहुंच गए, यानी कि बंगाल पर आक्रमण किया। अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों के द्वारा पंजाब पर आक्रमण किया और समाना तक पहुंच गए थे भाई। जब ये लोग समाना तक पहुंचे तो जलालुद्दीन ने कार्यवाही करते हुए उसे सिंधु नदी के तट पर हरा दिया या परास्त कर दिया। इस परास्त के पश्चात चंगेज खां के एक वंशज उलूग खां जिसको कहा जाता है, तो उलूग खां ने अपने 4000 समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, क्योंकि मंगोल जो थे ये बौद्ध धर्म को मानते थे। तो उसने, लेकिन भारत में जब वे हार गए तो उलूग खां ने अपने 4000 सैनिकों के समर्थन में इस्लाम धर्म स्वीकार किया और भारत में रहने का ही निश्चय किया। इसको नवीन मुसलमान कहा जाता है इन लोगों को, और ये दिल्ली में आकर बसे। उसी क्षेत्र को आज मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है, जिस क्षेत्र में उलूग खां 4000 मुस्लिमों के साथ आकर बसा था, या 4000 मंगोलों के साथ आकर बसा था। मध्यकाल में उदार नीति को अपनाने वाला पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। हस्तक्षेप की नीति भी उसके द्वारा ही अपनाई गई थी, यानी कि उसने ज्यादा राज्यों के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ना अपने क्षेत्र में उसको मिलाने का इसने प्रयास किया। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सुल्तान की अनुमति के बिना दक्षिण भारत में स्थित देवगिरी पर आक्रमण किया, और इस युद्ध में वहां का शासक रामचंद्र देव पराजित हो गया था, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी को बड़ी मात्रा में संपत्ति प्राप्त हुई, धन प्राप्त हुआ। और इस धन के चक्कर में ही जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा या अपने ससुर भी कह सकते हैं इसको, और इसी का ये सुल्तान भी था भाई, तो नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसकी हत्या कर दी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या की और गद्दी पर बैठ गया। 19 जुलाई 1996 ईस्वी को जलालुद्दीन अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से मिलने और बधाई देने के लिए
देवगिरी पहुंचा, यानी कि उसके आक्रमण देवगिरी को जीतकर जब वो आया था, देवगिरी से जो संपत्ति लेकर आया था, तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के काल में, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए पहुंचा जलालुद्दीन खिलजी, उसको बधाई देने के लिए और कुछ पैसा उससे लेने के लिए। कहां पर? कड़ा मानिकपुर। कड़ा मानिकपुर प्रयागराज में पड़ता है। वहां उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम अली गुरसास्प था, उसके द्वारा छल पूर्वक, कपट पूर्वक सुल्तान की हत्या कर दी गई, वध कर दिया गया और अपने आप को सुल्तान घोषित किया गया। तो इस तरह से इसका अंत हो गया। लेकिन इसके कुछ अभियान थे, इसके समय की कुछ घटनाएं थी, उनके बारे में बात करेंगे। जलालुद्दीन खिलजी के समय की प्रमुख घटनाओं की अगर बात करें तो मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था। कब? 1290 ईस्वी में ही, जब एक गद्दी पर बैठा तो उसी समय मलिक छज्जू के द्वारा विद्रोह किया गया 1290 ईस्वी में। कड़ा का सूबेदार था छज्जू, या मलिक छज्जू इसको कहा जाता था, ने विद्रोह कर दिया। सुल्तान ने उसके विद्रोह को दमन किया, या उसके विद्रोह को दमन पूर्वक दबा दिया था। दूसरा था इसका रणथंबोर अभियान, जो 1291 ईस्वी में इसने किया था। 1291 ईस्वी में रणथंबोर अभियान किया, लेकिन किले की सुदृढ़ता को देखकर अपना अभियान वापस ले लिया। यहाँ का शासक हमीर देव चौहान था, और इसी किले को न जीत पाने के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा था कि ऐसे 100 किलों के मुकाबले में मुसलमान के एक बाल को भी अधिक महत्व देता हूं। ये कथन कहा था किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस किले को नहीं जीत पा रहा था, जिस कारण ये वहां से वापस आ गया था। इसके बाद मंगोलों का आक्रमण हुआ इसी के समय 1292 ईस्वी में। अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ था, जिसमें मंगोल परास्त हुए थे, और उलूग खां के नेतृत्व में 4000 मंगोल इसी के समय इस्लाम धर्म स्वीकार करके दिल्ली में बसे। उसी को वर्तमान में मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सिद्दी मौला को मृत्युदंड। सिद्दी मौला एक सूफी संत थे, और सुल्तान की हत्या के षड्यंत्र रचने की संभावना के कारण इसको मृत्युदंड दिया गया, क्योंकि सुल्तान को कुछ लोगों ने बहका दिया कि सिद्दी मौला आपके मृत्यु की योजना बना रहा है, जिस कारण सुल्तान ने इसे हाथियों के नीचे कुचलने का आदेश दिया था। तो कुछ प्रमुख इसके काल की घटनाएं थी। और फिर देवगिरी अभियान, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी अभियान हुआ, जिसमें इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को परास्त कर वहां से अपार, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया। और इसी धन को लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा था कड़ा मानिकपुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वहीं पर इनकी हत्या कर दी गई 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान की हत्या कर दी और अपने आप को शासक या सुल्तान घोषित किया था। तो अब सत्ता हस्तांतरण, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का उदय या अलाउद्दीन खिलजी के काल के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने जो देखा वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में देखा। थोड़ा सा उसका शासन रहा, छोटा सा उसका शासनकाल रहा, मात्र 6 वर्षों तक। अब बात करने वाले हम किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। लंबा शासनकाल रहेगा, लगभग इसने 20 वर्षों तक शासन किया। 30 वर्षों में से 20 वर्ष अकेले अलाउद्दीन खिलजी ने किए, 4 वर्ष वो करके चला गया, और अगले 6 वर्षों में ये वंश जो है पूरी तरह से, अगले 4 वर्षों में पूरी तरह से ये वंश समाप्त हो जाएगा। तो 6 वर्ष किए किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। 20 वर्ष करेगा अलाउद्दीन खिलजी, और मात्र 4 वर्ष जो रह जाएंगे आगे, उसको इस वंश के 3 प्रमुख शासक या 3 छोटे छोटे राजा उस काल को करने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर 4 साल में 3 राजा बदले जाएंगे और ये वंश खत्म हो जाएगा। फिर आएगा तुगलक वंश। तो बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था, उसके भाई का लड़का था, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद भी था, और ये सेनापति भी था। तो जिस समय इसने जिस समय ये सुल्तान बना, सुल्तान बनने से पहले ये कड़ा मानिकपुर का सूबेदार हुआ करता था। इसने अपने चाचा और ससुर अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके सत्ता हथियाई थी। राजत्व का सिद्धांत, यानी कि राजा का कोई सगा नहीं होता, ऐसे इसने कहा। धर्म और राजनीति को अलग अलग रखा, धर्म को राजनीति से अलग इसने कर दिया था। इसने कहा कि भाई राजा का कोई भी सगा संबंधी नहीं होता। महत्वाकांक्षा की बात करें तो सिकंदर ईसानी, दूसरा सिकंदर बनने और विश्व विजय की चाह इसके मन में थी, लेकिन बाद में अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति के मना करने पर इसने विश्व को जीतने की इच्छा त्याग दी थी। तो इसको द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, या सिकंदर सानी भी इसको कहा जाता है। चलिए जी, विस्तार से देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। 1296 ईस्वी में सत्ता पर आसीन हुआ, और 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया। अली गुरसास्प इसका वास्तविक नाम था, जिसने बाद में राज्यारोहण के साथ अलाउद्दीन की उपाधि धारण की। वह जलालुद्दीन के भाई शिहाबुद्दीन का पुत्र था। शिहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद इसका पालन पोषण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा ही किया गया था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही इसका पालन पोषण किया। बाद में अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ किया और इसे अपना सेनापति बनाया। सेनापति भी इसने अपना इसको बनाया था। जलालुद्दीन के राज्यारोहण के बाद उसे
अमीर ए तुजुक के पद पर नियुक्त किया गया। मलिक छज्जू के विद्रोह में उसने अपनी योग्यता तथा सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया, जिस कारण इसको कड़ा मानिकपुर का क्षेत्र दिया गया। इससे प्रभावित होकर सुल्तान जलालुद्दीन ने उसे कड़ा मानिकपुर, जो प्रयागराज में पड़ता है, का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की कड़ा मानिकपुर में हत्या करके 19 जुलाई 1296 ईस्वी को स्वयं को सुल्तान घोषित किया था, और सिकंदर एसानी तथा द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी इसने धारण की थी। अलाउद्दीन का राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन द्वारा निर्मित लाल महल में किया गया था। तो ये था इसका सत्ता में आने का परिचय, किस तरह से ये सत्ता में आया अपने चाचा को मारकर। देवगिरी अभियान के बाद इसके पास इतनी संपत्ति आ गई थी कि जो भी इसके विरुद्ध थे उन सबको इसने खरीद लिया और सुल्तान की हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर को उसके मूल स्वामी से 10,000 दिनार में या सोने की दिनारों में खरीदा था, जिस कारण इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। तो गुजरात अभियान के समय ही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, नाम था नुसरत खां, उन्होंने मलिक काफूर को खरीदा था, जो एक हिंदू किन्नर था। बाद में इसी को 1000 दिनार या मलिक काफूर का नाम दिया गया, और ये अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेनापति रहेगा। दक्षिण भारत को जीतने में इसका सबसे बड़ा योगदान रहेगा। अब कुछ अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान, शासक बनने के बाद इसने जो सैन्य अभियान किए उनके बारे में बात करेंगे। तो उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की इसने सबसे पहले, उसके बाद फिर दक्षिण भारत पर भी इसने अभियान किए थे। तो सबसे पहले उत्तर भारत में देखेंगे गुजरात और मालवा को। तो गुजरात अभियान जो है 1299 ईस्वी में किया गया था। उलूग खां और नुसरत खां, उलूग खां ये वही है जो मंगोल था, जो 4000 समर्थकों के साथ में दिल्ली में आकर बस गया था, जिसके कारण मंगोलपुरी इसको कहा जाता है। दिल्ली में एक क्षेत्र है मंगोलपुरी, विधानसभा क्षेत्र है, तो इन मंगोलों के कारण ही उसका नाम मंगोलपुरी पड़ा था भाई। तो गुजरात अभियान पर दो आपके सेनापति इसके द्वारा भेजे गए, एक का नाम था उलूग खां और दूसरा था नुसरत खां। के नेतृत्व में राजा कर्णदेव को इन्होंने पराजित किया। राजा कर्णदेव को पराजित किया, और इसी समय इन्होंने जो है गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र पर भी आक्रमण किया, और वहीं से मलिक काफूर की खोज हुई या मलिक काफूर को खरीदा गया। गुजरात से ही 1000 दिनारी मलिक काफूर को खरीदा गया था, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेनापति बना। एक ये आक्रमण के बारे में बात करेंगे। दूसरा आक्रमण रहेगा मालवा विजय। मालवा विजय 1305 ईस्वी में की गई थी। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने महकदेव को हराकर मालवा, मांडू और उज्जैन पर कब्जा किया था। ये आइन उल मुल्क जो था, ये अलाउद्दीन खिलजी की एक दासी थी, उसका पुत्र था, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र था आइन उल मुल्क। दोनों के बारे में देखते हैं, विस्तार से बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान पहले उत्तर भारत के देखेंगे भाई। गुजरात 1298 ईस्वी से 1299 ईस्वी, राजा यहाँ का रायकर्ण सिंह था, और आक्रमण का कारण था गुजरात की दौलत तथा समुद्री तट से उसकी सेना के लिए अरबी घोड़ों की आपूर्ति। इस कारण जो है इस क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और यहाँ पर जो भेजे गए उलूग खां और नुसरत खां नामक दो सेनापतियों को भेजे गए थे। परिणाम हुआ कि रायकर्ण अपनी पुत्री देवल देवी के साथ जान बचाकर वहां से भाग गया, लेकिन उसकी पत्नी कमला देवी पकड़ी गई, उसको गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। रायकर्ण ने देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहाँ पर शरण ली थी, और जो कमला देवी थी, कमला देवी को दिल्ली लाया गया, और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसके साथ में शादी कर ली थी। विशेष सोमनाथ मंदिर को लूटा गया इसी समय, और गुजरात के क्षेत्र से ही मलिक काफूर को 1000 स्वर्ण मुद्राओं में या 1000 स्वर्ण दिनार में इसको खरीदा गया, जो एक गुलाम था, और बाद में आकर ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बनेगा। मालवा की बात करेंगे अब जब। तो मालवा 1305 ईस्वी में आक्रमण किया गया, और यहाँ का जो शासक था वो महकदेव था। आक्रमण का कारण मैंने आपको बताया, महकदेव द्वारा जो है अधीनता स्वीकार नहीं की गई। दूसरा फिर आपका गुजरात की संपत्ति, सॉरी, मालवा के क्षेत्र में जो संपत्ति थी उसको लेकर भी ये जो है आक्रमण किया गया था। आक्रमण के नेतृत्वकर्ता की बात करें तो आइन उल मुल्क मुल्तानी था, जो अलाउद्दीन खिलजी का ही एक पुत्र था या एक दासी का पुत्र था। परिणाम ये रहा कि महकदेव को वीरगति प्राप्त हुई और मालवा पर खिलजियों का अधिकार हो गया, यानी कि महकदेव लड़ता हुआ मारा गया और मालवा पर अधिकार कर लिया गया। उत्तर भारत पर दूसरा अभियान किया गया रणथंबोर और चित्तौड़ पर। तो बात करेंगे रणथंबोर की, जो 1301 में हुआ, और चित्तौड़ जो 1303 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। रणथंबोर की अगर मैं बात करूं तो हमीर देव चौहान यहाँ के शासक हुआ करते थे, और हमीर देव का प्रतिरोध, यानी कि हमीर देव जो है अलाउद्दीन खिलजी के विरोध में थे। अंततः किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हुआ बाद में,
और इस क्षेत्र पर जो है अधिकार कर लिया गया था। दूसरा अभियान जो रहेगा वो चित्तौड़ रहेगा। चित्तौड़ अभियान 1303 ईस्वी। राजा रतन सिंह यहाँ के शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी के बीच में संघर्ष हुआ इस युद्ध को लेकर। रानी पद्मिनी के द्वारा यहाँ पर जौहर किया गया था। अलाउद्दीन की घेराबंदी के बाद रानी पद्मिनी ने अन्य महिलाओं के साथ यहाँ पर ऐतिहासिक जौहर या आत्मदाह की घटना को अंजाम दिया था और रावल रतन सिंह जो है युद्ध मैदान में लड़ते हुए मारे गए थे। तो जब कोई राजपूत शासक अपने सर पर केसरिया रंग का कपड़ा बांधकर युद्ध मैदान में लड़ता हुआ मारा जाता था तो उसको केसरिया कहते थे। और जब रानी के द्वारा जौहर कर लिया जाता था महिलाओं के साथ मिलकर, तो जहां पर ये दोनों घटनाएं होती थी उसको साका कहा जाता था। यानी कि जौहर और आपका केसरिया की दोनों जो घटना एक साथ होती थी उसी को साका कहा जाता था। इसके बाद खिजराबाद, अगर बात करें, चित्तौड़गढ़ का नाम चेंज करके अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में खिजराबाद रख दिया और अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर यह नाम रखा गया था। उसको यहाँ का जो है सूबेदार भी कुछ समय के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में फिर वो वहां से छोड़कर उत्तर भारत के क्षेत्र में आ गया था। चलिए रणथंभौर देखेंगे 1301 ईस्वी से 1300 ईस्वी से लेकर 1301 ईस्वी तक शासक हम्मीर देव चौहान था यहाँ का। तो आक्रमण का कारण था हम्मीर देव द्वारा दो विद्रोही मंगोल सैनिकों को शरण देना और उन्हें सौंपने से इनकार कर देना। देखिए वास्तव में अगर मैं बात करता हूँ सच्चाई की, तो यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी और एक मंगोल इसी के दरबार में नौकरी किया करता था। तो उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस बात की जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को हुई, जिस कारण वे मंगोल अलाउद्दीन खिलजी के दरबार को छोड़कर रणथंभौर भाग आए थे। तो रणथंभौर जब ये दो मंगोल सैनिक आ गए थे तो इनको उसने वापस मांगा, लेकिन इन्होंने, रणथंभौर के शासक हम्मीर देव चौहान ने इन्हें देने से इनकार कर दिया था, जिस कारण ये आक्रमण किया गया था। तो इन दो मंगोल सैनिकों को शरण देना और उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया गया था, किसके द्वारा? हम्मीर देव चौहान के द्वारा, जिस कारण ये आक्रमण किया गया। आक्रमण के नेतृत्वकर्ता उलूग खां और नुसरत खां ही थे, जिन्होंने गुजरात अभियान किया था। परिणाम, नुसरत खां मारा गया। तो इस आक्रमण में नुसरत खां मारा गया था क्योंकि ऊपर से एक पत्थर फेंका गया हम्मीर देव चौहान की सेना के द्वारा, और वो पत्थर आपका किसको लगा? नुसरत खां को लग गया, जिस कारण नुसरत खां का देहांत हो गया। और नुसरत खां के देहांत के बाद उलूग खां की हार हुई, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं 1301 ईस्वी में यहाँ का अभियान किया और हम्मीर देव चौहान के एक प्रधानमंत्री रणवल जिसका नाम था, उसने विश्वासघात किया और किले के दरवाजे खुलवा दिए, जिस कारण जो है हम्मीर देव इस युद्ध में बाद में वीर गति को प्राप्त हुआ और रणथंभौर को दिल्ली सल्तनत में या मुगल खिलजी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। इसके बाद हम्मीर देव की रानियों ने जौहर किया और इसका वर्णन अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है कि आपका हम्मीर देव की जो रानियां थी उन्होंने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। तो यहाँ पर भी साका की घटना हुई थी, रणथंभौर में भी और चित्तौड़ में भी फिर साका की घटना होगी। यानी कि जहां पर केसरिया और जौहर दोनों घटनाएं होती हों उसे साका कहा जाता है। चित्तौड़ की बात करें तो 1303 ईस्वी में यहाँ का शासक था रावल राणा रतन सिंह और आक्रमण का कारण बना पद्मावत के अनुसार। ऐसा कहा जाता है, एक पुस्तक है मलिक मोहम्मद जायसी की जिसका नाम है पद्मावत, उसमें ऐसा कहा गया है कि ये आक्रमण जो हुआ था रानी पद्मिनी के कारण हुआ था, क्योंकि रानी पद्मिनी बहुत ही अधिक सुंदर थी। पद्मावत के अनुसार रावल रतन सिंह की सुंदर रानी की कहानी, हालांकि वास्तविक कारण राणा द्वारा गुजरात अभियान के दौरान खिलजी को मार्ग न देना और अजमेर मालवा मार्ग पर चित्तौड़ का अधिकार, इसको कारण जो है इसी कारण यह आक्रमण हुआ था। लेकिन पद्मावत पुस्तक में एक कहा जाता है कि रानी पद्मिनी के लिए ये युद्ध किया गया था या आक्रमण किया गया था। आक्रमण के नेतृत्वकर्ता अलाउद्दीन खिलजी ने 7 माह की घेराबंदी की और दुर्ग को बाद में जीत लिया था। परिणाम हुआ चित्तौड़ को जीत लिया गया और उसका नाम भी बाद में रखकर क्या करा? अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद इसने उसका नाम रखा था भाई चित्तौड़ का, लेकिन बाद में इसको फिर अलाउद्दीन खिलजी के बाद इसका फिर से नाम चित्तौड़ ही पड़ गया था। उत्तरी भारत विजय या उत्तर भारत की विजय में तीसरा पार्ट अगर देखा जाए तो मारवाड़ और जालोर का रहा। ये राजस्थान के क्षेत्र हैं दोनों और पाकिस्तान के बॉर्डर वाले क्षेत्र में हैं। तो सिवाना की बात करूं, यानी कि जिसको मारवाड़ कहा जाए, आज के समय मारवाड़ कहते हैं, उस समय इसको सिवाना कहा जाता था। 1308 ईस्वी में शीतल देव को यहाँ पर पराजित किया गया और किले का नाम इसका खेराबाद रखा गया। तो शीतल देव को पराजित करके इस किले का नाम क्या रखा? खेराबाद रख दिया गया था। उसके बाद जालोर की बात करें तो 1311 ईस्वी में काहनड़ देव के विरुद्ध लंबा संघर्ष चला और दहिया राजपूत बीका के विश्वासघात के कारण किले का पतन हो गया था। इसमें बात करें 1311 तक संपूर्ण उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कुल मिलाकर ये प्रमुख शासक थे जिन सबको हरा दिया था। चलिए विस्तार से देखते हैं इनके बारे में। मारवाड़ की बात करेंगे सबसे पहले। 1308 ईस्वी में आक्रमण किया गया। राजा यहाँ का शीतल देव था और परिणाम हुआ शीतल देव वीर गति को प्राप्त हुआ
और कमालुद्दीन गुर्ग को शासक बना दिया गया था इस क्षेत्र का। तो मारवाड़ को खिलजियों ने अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया। बात करें जालोर की, जालोर की अगर हम बात करें तो जालोर पर 2 बार आक्रमण किए गए थे। पहली बार 1311 ईस्वी में, सॉरी 1311 से सॉरी 1309 के आसपास में यहाँ पर आक्रमण किया गया था, लेकिन उस समय कान्हड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, और अपने पुत्र बीरम देव को इसके दरबार में भेज दिया सेनापति के रूप में। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, तो वो जो है बीरम देव से प्रेम करने लगी और उसने उससे शादी करने का ऑफर रखा था, जिस कारण बीरम देव वापस जालोर आया और उसके बाद कान्हादेव ने इस जो है शादी को मानने से इनकार कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर बीरम देव ने भी और कान्हादेव ने भी अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री से शादी करने से इनकार कर दिया, जिस कारण दोबारा से जो है जालोर पर आक्रमण किया गया था 1311 ईस्वी में। और इस युद्ध में अगर हमें बात करूं तो इस युद्ध में परिणाम हुआ कि कान्हड़ देव और जो है बीरम देव दोनों ही वीरगति को प्राप्त हुए थे और इस क्षेत्र को भी बाद में दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया था। और यहाँ का जो बाद में शासक घोषित किया गया, कमालुद्दीन गुर्ग को ही सौंपा गया था ये क्षेत्र भी, जालोर वाला भी और मारवाड़ वाला भी। तो दोनों क्षेत्र इसी को दे दिए गए थे। इसके बाद बात करेंगे दक्षिण अभियान की। दक्षिण अभियान जो हुआ वो देवगिरी और वारंगल से शुरू करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले। तो बात करें देवगिरी की, देवगिरी से पहले अगर मैं बात बताऊं आपको, दक्षिण भारत के जो अभियान किए हुए सारे वे मलिक काफूर के द्वारा किए गए थे। मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत के अभियान किए गए। देवगिरी का हुआ 1707 से 1712 ईस्वी के बीच। यादव राजा रामचंद्र देव को इसने हराया था और रामचंद्र देव को राय रायान की उपाधि देकर अपना मित्र बना लिया था बाद में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके बाद वारंगल था 1309 से 1310 ईस्वी में, यह आक्रमण हुआ वारंगल पर। काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया था, तो इस क्षेत्र को भी जो है इन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी। और इन्होंने क्या करा, वारंगल के राजा ने, जिसका नाम था प्रताप रुद्रदेव, इसी ने जो है कोहिनूर हीरा दिया था। कोहिनूर हीरा कहा जाता है कि यहाँ से सुल्तान को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है पुस्तकों में। तो दोनों के बारे में बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान दक्षिण भारत की बात करेंगे। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों की जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही, तो उससे प्राप्त होती है। इसके अलावा अमीर खुसरो की खान उल दह ओ अब्दुल मलिक इसामी की फुतहु अल सलातीन, ये पुस्तकें हैं जिनसे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर अभियान करने की जानकारी प्राप्त होती है। तो अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान देखेंगे दक्षिण भारत में। देवगिरी अभियान जो 1307 ईस्वी से 1308 ईस्वी के बीच हुआ, यहाँ का शासक रामचंद्र देव था। आक्रमण का कारण रामचंद्र देव द्वारा कर न देना था। गुजरात के भगोड़े शासक रायकर्ण को भी इसने शरण दी थी, जिस कारण इस क्षेत्र को जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीता गया, लेकिन बाद में इसने अधीनता स्वीकार कर ली और इसका राज्य से वापस कर दिया गया था। आक्रमणकर्ता की अगर बात करें तो मलिक काफूर और अलब खां को सेना का नेतृत्व सौंपकर अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान पर भेजा था। परिणाम रामचंद्र देव हारा या उसकी पराजय हुई, किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने उससे सम्मान पूर्वक व्यवहार किया और उसे राय रायान की उपाधि प्रदान की तथा उसे उसका राज्य वापस कर दिया गया। साथ में नौसारी का जिला भी उसको दे दिया गया। यानी कुल मिलाकर अलाउद्दीन खिलजी के साथ इसने मित्रता कर ली थी बाद में। वारंगल की बात करें 1309 ईस्वी में यह अभियान किया गया। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय काकतीय वंश के राजा थे और आक्रमण के कारण की अगर बात करें तो इस राज्य में अपार संपत्ति, बहुत बड़ी मात्रा में धन था, तो धन को लूटना ही महत्वपूर्ण कारण था। आक्रमण किया किसने भाई, मलिक काफूर के द्वारा यह आक्रमण किया गया और परिणाम हुआ प्रताप रुद्रदेव की सोने की जंजीर लगी मूर्ति भेजकर प्रताप रुद्रदेव ने क्या करा, अपनी सोने की मूर्ति बनवाई और उसमें जंजीर बांधी और आत्मसमर्पण के तौर पर उसने जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास में उसको भेजा और मलिक काफूर को अपार धन यहाँ से प्राप्त हुआ। और कोहिनूर हीरा भी मलिक काफूर को यहीं से प्राप्त हुआ, जिसने दिल्ली जाकर या उत्तर भारत में जाकर अपने स्वामी अलाउद्दीन खिलजी को वो भेंट स्वरूप दिया था। अब बात करेंगे भागदो की, दक्षिण भारत का अभियान, जिसमें द्वार समुद्र और मालाबार के बारे में बात करने वाले हैं। द्वार समुद्र की बात करें तो ये क्षेत्र कर्नाटक के आसपास वाले राज्यों में पड़ता है, कर्नाटक के क्षेत्र पड़ता है। इसे अब है आपका हलेबीडु, इसी को कहा जाता है, द्वार समुद्र को ही। द्वार समुद्र 1311 ईस्वी में अभियान हुआ। होयसल शासक वीर बल्लाल तृतीय ने बिना युद्ध किए ही संधि की और भारी मात्रा में धन दिया था मलिक काफूर या फिर अलाउद्दीन खिलजी को। इसके बाद महाबार या मदुरै की बात करें तो 1311 ईस्वी में हुआ। यहाँ पर पांड्य वंश के राजा थे, ग्रह युद्ध का लाभ उठाया और वीर पांड्य तथा सुंदर पांड्य के बीच में संघर्ष चल रहा था, जिस कारण इस क्षेत्र पर आक्रमण किया गया। लेकिन ये दोनों जो है मलिक काफूर के कभी हाथ नहीं आए
और इधर से उधर भागते रहे और मलिक काफूर ने इस क्षेत्र को लूटकर यहाँ से काफी मात्रा में धन लेकर हाथियों, घोड़े और सोना चांदी विशाल भंडार के साथ दिल्ली वापस लौटा था। लेकिन बाद में पांड्य वंश के राजाओं ने, यानी कि सुंदर पांडे और वीर पांडे ने फिर से अपने क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो ये दो ऐसे राजा थे, या एकमात्र ऐसा मदुरै एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और ये आपका वर्तमान आपके तमिलनाडु में पड़ता है भाई। तो 1311 में अभियान किया गया था। दोनों के बारे में विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले मदुरै के बारे में बात करेंगे, जिसको माबर या मदुरै वर्तमान में कहा जाता है। 1311 ईस्वी में ये आक्रमण किया गया और शासक यहाँ का था मारवर्मन कुलशेखर। आक्रमण का कारण उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था। उसके बाद मारवर्मन के पुत्रों वीर पांडे और सुंदर पांडे में बीच में युद्ध हुआ। वीर पांडे ने अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगी, तो वीर पांडे ने अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगी, परंतु बाद में इसने भी विद्रोह कर दिया था। तो इस क्षेत्र में आक्रमण जो किया गया मलिक काफूर के द्वारा किया गया, और परिणाम हुआ वीर पांडे भाग गया। मलिक काफूर ने मदुरै को लूटा और ब्रह्मपुरी तथा चिदम्बरम के मंदिर को भी लूटा गया था। उसके बाद में फिर आकर वीर पांडे ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो एकमात्र मदुरै ऐसा क्षेत्र था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन यहाँ से बड़ी मात्रा में धन लूट कर ले गया था। इसके बाद देवगिरी पर पुनः आक्रमण। शासक यहाँ का शंकर देव था भाई। तो 1313 ईस्वी में आक्रमण किया गया। आक्रमण का कारण दिल्ली को कर न देने से मना कर दिया। तो इसने बाद में क्या करा, दिल्ली को कर देने से, टैक्स देने से मना कर दिया, जिस कारण फिर से देवगिरी पर आक्रमण किया गया। आक्रमणकर्ता थे मलिक काफूर, और परिणाम हुआ शंकर देव की हत्या कर दी गई और देवगिरी को लूट लिया गया, और बाद में इसे दिल्ली सल्तनत में यानी कि खिलजी वंश में शामिल कर लिया गया। अब बात करेंगे मंगोल आक्रमण की। तो ये कुछ अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख अभियान, जो उत्तर भारत में हुए, उसके बाद फिर दक्षिण भारत में हुए। अब मंगोल आक्रमण की बात करेंगे, क्योंकि मंगोलों के सबसे अधिक आक्रमण अगर कभी पूछे तो मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही हुए थे। मंगोलों के सबसे अधिक जो आक्रमण हुए वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में ही हुए। कब कब हुए, कौन कौन सी घटनाएं हुई, उन सब के बारे में बात करेंगे। मंगोल आक्रमण अस्तित्व का संकट। मंगोलों के लगातार हमले ने अलाउद्दीन खिलजी को एक विशाल स्थायी सेना रखने के लिए मजबूर कर दिया। प्रमुख आक्रमण की बात करें तो कादर खां ने किया 1297 से 98 ईस्वी में। दूसरा फिर आपका सल्दी 1299 में, कुतलुक खां ने किया 1299 में, और तारगी खां के द्वारा 1303 ईस्वी में जो है इसके क्षेत्र पर हमले किए गए, या दिल्ली पर हमले किए गए, या भारत पर आक्रमण किए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी की प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो सिरी के किले का निर्माण करवाया इसने सीमा पर, बाउंड्री पर, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, और सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ किया। लोह एवं रक्त की नीति अपनाई, मंगोलों के प्रति कठोर नीति अपनाई गई और उन्हें बुरी तरह से पराजित किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो 3 मंगोल आक्रमण सबसे प्रमुख रहे इसमें। एक 1297 से 98 ईस्वी में हुआ, एक 1299 में हुआ, और एक 1303 ईस्वी में हुआ। ये 3 बड़े आक्रमण हुए थे। इसके अलावा और भी आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय होते रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण की बात करें तो पहला आक्रमण 1297 से 1298 ईस्वी में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खां और उलू खां के नेतृत्व में यहाँ पर एक सेना भेजी, जिसने जालंधर के पास मंगोलों को हराया या मंगोलों को पराजित किया था। कहां पर, जालंधर के पास, यानी कि पंजाब में। दूसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में हुआ। अलाउद्दीन ने जफर खां को भेजा यहाँ पर, और उसने सहवान को वापस ले लिया था। किससे, मंगोलों से, यानी कि कुल मिलाकर मंगोलों को इसने भी पराजित किया था। तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में हुआ, और ये अंत में हुआ, 1299 के अंत में हुआ था। और इस आक्रमण की बात करूं तो कुतुलुक ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोल दिल्ली तक पहुंच गए थे। इनके मंगोलों ने इतने बड़े स्तर पर आक्रमण किया कि मंगोल दिल्ली तक आ पहुंचे, परंतु अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने डटकर मुकाबला किया। अलाउद्दीन खिलजी ने उनका डटकर मुकाबला किया, और अंत में अलाउद्दीन खिलजी की ही जीत हुई थी। किले के मैदान में खिलजी की सेना और मंगोलों की सेना के बीच युद्ध हुआ। जफर खां की वीरता से खिलजियों की विजय हुई, लेकिन भागते मंगोलों का पीछा करने में जफर खां मारा गया था। तो एक जो है जफर खां, जो अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण सैनिक था, तो वो इस समय मारा गया था। तो जफर खां इस समय मारा गया मंगोल आक्रमण के समय। जबकि नुसरत खां जो मारा गया था वो कब मारा गया था, रणथंभौर के समय, जब ऊपर से आकर पत्थर उसको लग गया था। तो 2 महत्वपूर्ण सैनिक इसके मारे गए, या सेनापति मारे गए। उसके बाद बचे अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, जो सबसे महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने दक्षिण भारत को जीता। चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में किया गया। ये आपका तरगी खां की कमान में किया गया था। मंगोल सेना फिर से दिल्ली पहुंच गई, यानी कि दिल्ली तक फिर से वापस आ गए, और सुल्तान को संभालने का मौका तक नहीं मिला। पर सिरी के किले में जफर जाकर छिप गया। तो इस समय इतनी बड़ी
इतनी तेजी से मंगोलों ने आक्रमण किया दिल्ली पर कि सुल्तान को दिल्ली छोड़ना पड़ा और ये जाकर क्या हुआ, सिरी के किले में जाकर छिप गया। 2 माह की लूटमार के बाद मंगोल वापस चले गए और फिर से सुल्तान ने जो है दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो चौथा जो आक्रमण हुआ था तरगी खां के नेतृत्व में, उसमें सुल्तान की सेना हार गई थी पूरी तरह से और दिल्ली में लूटपाट करने के बाद, दिल्ली को लूटने के बाद आपके मंगोल यहाँ से फिर वापस चले गए थे। 5वें आक्रमण की बात करें तो 1305 ईस्वी में हुआ। मंगोलों की सेना अमरोहा तक पहुंच गई, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो अमरोहा है मेरठ के आसपास तक ये पहुंच गए और यहाँ मलिक काफूर और गाजी मलिक की कमान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उसे हरा दिया। यानी कुल मिलाकर जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने, मलिक काफूर इस समय और गाजी मलिक 2 इसके सेनापति थे जिन्होंने मंगोलों को पराजित किया। छठे आक्रमण की बात करें तो 1306 ईस्वी में हुआ। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुए थे। ठीक है, तो मंगोलों ने फिर से हमला किया और अलाउद्दीन खिलजी के सिपहसालार गाजी मलिक और मलिक काफूर ने रावी नदी के तट पर मंगोलों को फिर से पराजित किया। मलिक काफूर इसका सबसे महत्वपूर्ण सेनापति था जिसने बार बार इसको जीत दिलाई। तो ये कुछ अभियान हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय, सैन्य अभियान सबसे अधिक हुए, मंगोल आक्रमण सबसे अधिक हुए और पूरे भारत को इसने अपने साम्राज्य में शामिल किया था। अब बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के राजतत्व और प्रशासन सुधारों की, इसके बाद बात करेंगे सैन्य सुधारों की, आर्थिक सुधारों की। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसने बहुत सारे काम किए, बाजार प्रणाली चलाई जो आज तक भी देखने को मिलती है, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ये आपका टॉपिक ऐसा है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, यूजीसी नेट हो, इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सभी में अलाउद्दीन खिलजी के जो चैप्टर है, इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको अलाउद्दीन खिलजी के काल से या फिर आपका तुगलक वंश के काल से भी देखने को आपको क्वेश्चन मिलते हैं अक्सर। इसके अलावा कभी कभी आपका बलबन और इल्तुतमिश और ऐबक के काल से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो मैं आपको पीछे करा चुका हूं। चलिए जी देखते हैं राजस्व और प्रशासन सुधार की बात करें तो भू राजस्व में इसने सुधार किया। भूमि की पैमाइश करने के लिए भूमि की पैमाइश करवाई, भूमि की पैमाइश के आधार पर कर का इसने क्या करा, निर्धारण किया और उपज का 1/50 खराज कर के रूप में इसने वसूल किया था। तो कुल मिलाकर आधी उपज ये वसूल करता था। इस समय बड़ी मात्रा में इसने कर लगाया दोआब के क्षेत्र में, यानी कि उत्तर भारत के क्षेत्र में जहां पर फसल बहुत अच्छी होती थी। बिचौलियों का अंत कर दिया इसने। खुद मुकद्दम और चौधरी जैसे स्थानीय सरदारों की विशेषाधिकार जो है समाप्त किए थे इसने। तो कुल मिलाकर इसने जो खुद हुआ करते थे, मुकद्दम हुआ करते थे, चौधरी होते थे, गांव के कुल मिलाकर कह सकते हैं इनको, इन आपके आज की कैसे कहें, ये कुल मिलाकर गांव के क्षेत्र से कर वसूल करने वाले अधिकारी हुआ करते थे उस समय के। तो इनके आपका स्थानीय सरदारों की विशेषताओं को समाप्त करके कुछ पद नियुक्त किए इसने, जैसे कि खुद हुआ करता था, मुकद्दम हुआ करता, खुद्दम भी कहते थे इसको, खुद को खुद्दम, मुकद्दम और चौधरी। ये आज के कह सकते हैं जैसे अमीन होता है ना, ठीक है, अमीन होता है गांव में आपका अपासी वसूल करने के लिए या कर वसूल करने के लिए या बैंक का पैसा वसूल करने के लिए होता था, उस तरह के ये अधिकारी हुआ करते थे गांव में, स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर। गुप्तचर प्रणाली की बात करें, बुरीद और बुम्हियान 2 गुप्तचर पद बनाए इसने। इनके माध्यम से सुल्तान को राज्य की हर खबर मिलती थी। तो ये इसके बाद मदपान निषेध इसने क्या करा कि अपने साम्राज्य में अमीरों के दावतों, खानपान और मदपान, इनके नशीले पदार्थों पर रोक लगा दी और कहा कि जो है कोई भी किसी के शादी विवाह वगैरह में दावत में नहीं जाएगा ताकि षड्यंत्र न हो सके। इन चीजों पर इसने रोक लगाई थी। विस्तार से देखते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के बारे में बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यकाल में एक प्रशासक के रूप में उत्कर्ष कार्य किया। डॉक्टर के.एस. लाल, किशोरी शरण लाल इनका पूरा नाम है। इनके अनुसार अलाउद्दीन खिलजी एक प्रशासकीय प्रयोगकर्ता थे। उसने नवीन विचारों को जन्म दिया और नवीन भूमि पर उन्हें रोपा। शासन के केंद्रीकरण पर बल दिया इसने। कैसे दिया गया बल, देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उसने राजनीति को धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने दिया। यानी कि कुल मिलाकर इसने जो है धर्म को राजनीति में ज्यादा एंटर करने नहीं दिया, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की, उसको ज्यादा प्रभावित नहीं होने दिया। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता तो दी, लेकिन प्रशासन में उसके हस्तक्षेप को नहीं स्वीकारा। यानी कि खलीफा को मानता था, खलीफा का जो है सम्मान करता था, लेकिन खलीफा को राजनीति में एंटर नहीं किया, ना ही हस्तक्षेप करने दिया इसने। उसने यामीन उल खिलाफत, नासिरी अमीर उल
मुमनीन यानी कि खलीफा का नायब की उपाधि ग्रहण की। वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था, यानी कुल मिलाकर जो है धर्म के नाम पर उसने राजनीति नहीं की। अलाउद्दीन खिलजी ने निरंकुशता पूर्वक सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित रखी, यानी कि कुल मिलाकर जो है राज्य का उसने राज्य की सत्ता को बांटा नहीं, अपने हाथ में ही सारी सत्ता रखी। उसकी मंत्री परिषद उसकी आज्ञा के बिना कार्य नहीं कर सकती थी। जो मंत्री हुआ करते थे बड़े बड़े पदों पर जो थे, वे भी इसकी अनुमति के बिना कोई कार्य नहीं करते थे। उसने अमीरों का दमन कर दिया और सामान्य लोगों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है अलाउद्दीन खिलजी की, जिसने अमीरों का दमन किया। और अमीरों का दमन करने के बाद इसने क्या करा कि सामान्य लोग जो थे, गरीब जो निम्न वर्ग के जो मुस्लिम थे, उनको भी उच्च पदों पर इसने नियुक्त किया था अपने शासनकाल में, जो इसके अंत तक वफादार बने रहे। जिनमें सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं मलिक काफूर को एक सेनापति का पद दिया गया, जो है बहुत शक्तिशाली इसके काल में कहा जा सकता है। न्याय व्यवस्था की अगर बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी के समय न्याय व्यवस्था काफी बेहतर थी। उस समय सुल्तान के हाथों में सर्वोच्च न्यायिक शक्ति होती थी, जिसके पश्चात क्रम से सदर ए जहां यानी कि काजी उल कुजात इसको कहा जाता था, ये न्यायाधीश होता था। और नायाब काजी को नियुक्त किया था इसने फैसले करने के लिए या न्याय करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था? सुल्तान होता था। उसके बाद सदर ए जहां, जिसको काजी उल कुजात कहा गया, और नायब काजी, दो ये प्रमुख पद माने जाते हैं न्यायाधीश के समय के। अलाउद्दीन खिलजी के समय अर्थदंड तथा शारीरिक दंड दिए जाते थे, जो अधिकतर सुल्तान की सूझबूझ पर निर्भर करते थे। तो यानी कि कुल मिलाकर जो है अर्थदंड का मतलब है कि जुर्माना भी लगाया जाता था, और शारीरिक दंड का मतलब हाथ पैर काटना या फांसी देना तक भी इसको जो है इस प्रकार के दंड दिए जाते थे इसके काल में। अधिकतर यह था कि सुल्तान का जो है उसके बारे में क्या सोचता है, सुल्तान किस प्रकार की इसको सजा देता है। अपनी आरंभिक सफलताओं से प्रसन्न होकर यह अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो गया, और बाद में इसके मन में आया कि भाई मैं जो है आपका पूरी दुनिया को जीतूं। तो इसने अपने सिक्कों में सिकंदर ईसानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। दिल्ली के कोतवाल उला उल अला उल मुल्क अलाउल मुल्क जो थे, इसके मित्र भी थे, योजनाकार भी थे और सलाहकार भी थे। तो दिल्ली के कोतवाल थे, नाम था अलाउल मुल्क। के समझाने पर उसने इस योजना का त्याग किया, यानी कि पूरी दुनिया को जीतने का विचार अपने मन से निकाल दिया। नहीं तो एक बार इसके मन में आया कि भाई पूरी दुनिया को जीता जाए। अब देखेंगे सैन्य सुधार। सैन्य सुधार की अगर मैं बात करूं तो इसने सेना में 3 प्रकार के सुधार किए। एक तो सेना को स्थायी रखा, परमानेंट रखा, स्थायी सेना रखी। दूसरा हुलिया और दाग प्रथा को शुरू किया। हुलिया मतलब कि सैनिक का जो है हुलिया लिखना, पहचान लिखनी, और घोड़ों को दागने की प्रथा भी इसने शुरू की। इसके अलावा नगद वेतन, अपनी सेना को नगद वेतन देने वाला पहला शासक यही था। इससे पहले किसी भी शासक ने, दिल्ली सल्तनत हो या फिर आपका प्राचीन भारत हो, किसी ने भी नगद वेतन अपनी सेना को नहीं दिया था। सेना को नगद वेतन देने वाला पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ये कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए सैन्य जो है सैन्य सुधार में देखते हैं स्थायी सेना। तो स्थायी सेना की अगर मैं बात करूं तो केंद्र में एक विशाल और संगठित सेना की स्थापना की गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। एक विशाल सेना स्थापित की गई, इसके द्वारा स्थायी सेना, परमानेंट सेना रखी गई। दूसरा हुलिया और दाग प्रथा। हुलिया प्रत्येक सैनिक की लिखित विवरण रखा जाता था, पहचान रखी जाती थी। दूसरा दाग प्रथा की बात करें तो घोड़ों को दागने की प्रथा, ताकि अच्छी नस्ल के घोड़ों को बदला न जा सके, तो दाग प्रथा को शुरू किया इसने, और हुलिया प्रथा शुरू की। इसके बाद नगद वेतन, अपने सैनिकों को इसने नगद वेतन भी दिया। सैनिकों को जागीर के बजाय इसने नगद वेतन देना शुरू किया, जमीन देनी बंद कर दी और नगद वेतन देना इसने शुरू किया कि भाई सबको नगद वेतन दिया जाएगा। चलिए देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर पद्धति पर पूर्णतः संगठित किया अपना सैन्य प्रशासन। इस विभाग का मुख्य अधिकारी जो होता था बरीद ए मुमालिक हुआ करता था। बरीद ए मुमालिक जो था ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। उसके अंतर्गत अनेक बरीद काम करते थे, जो संदेशवाहक या हरकारे कहे जाते थे, जिनको हरकारे या संदेशवाहक कह सकते हैं। ये क्या थे? बरीद इनको कहा जाता था, इनके एक तरह से एजेंट थे। बरीद के अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक सूचनादाता नियुक्त किए, जो मुनहियन या मुनहियान और मुनही कहलाते थे। तो मुनहियान या मुनही इनको कहा जाता था, जो अन्य गुप्तचर थे, जो निम्न पदों पर नियुक्त किए जाते थे या छोटे पदों पर नियुक्त किए जाते थे। अलाउद्दीन ने सेना का केंद्रीकरण किया। उसने स्थायी सेना के गठन हेतु सीधी भर्ती निकाली, और सेना भर्ती के लिए एक सेना मंत्री आरिज ए मुमालिक जिसको कहा जाता था। एक तो बरीद ए मुमालिक था, ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, लेकिन सेना का जो प्रमुख था भर्ती करने वाला, उसको आरिज ए मुमालिक कहा जाता था, उसको नियुक्त किया। सैनिक भर्ती का आधार योग्यता होती थी, न कि वंश या जाति के आधार पर। इसने योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरी देना शुरू की। सैनिकों का हुलिया रखा, पहचान रखी, ताकि किसी प्रकार की प्रति नियुक्ति न हो सके।
सैनिकों के हुलिया रखने का कार्य दीवान ए आरिज का होता था। तो दीवान ए आरिज जो होता था वो उसका सैनिकों का हुलिया रखता था। सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ इसी के द्वारा किया गया। उसने सैनिकों के वेतन को 234 टका प्रतिवर्ष निर्धारित किया कि भाई एक सैनिक को 234 टका दिया जाएगा एक साल में। एक अतिरिक्त घोड़ा रखने पर 78 टका वार्षिक अधिक दिया जाता था। यानी कि अगर जो है कोई ऐसा सैनिक था जो 2 घोड़े रखता था, उसको 78 टका और फालतू दिया जाता था। किलों या दुर्गों में अनुभवी और विवेकशील सेना नायक नियुक्त किए जाते थे, जिन्हें कोतवाल कहा जाता था। सेना की इकाइयों का विभाजन 1000, 100 और 10 पर आधारित था। यानी कि सेना जो थी 1000 में बटी हुई थी, 100 में बटी हुई थी और 10 में बटी हुई थी। सबसे छोटा जो दल कह सकते हैं सेना का, वो 10 सैनिकों का दल हुआ करता था, जो खानों, मलिकों और सिपह सलार के पास में 10 सैनिक हुआ करते थे, मलिक के पास में 100 सैनिक हुआ करते थे और खानों के पास में 1000 सैनिक तक हुआ करते थे, इत्यादि के अंतर्गत थे। 10,000 की सैनिक टुकड़ियों को तुमन कहा जाता था। जो 10,000 की सैनिक हुआ करते थे, टुकड़ी होती थी, उसको तुमन कहते थे। निरीक्षण करने करके नियुक्त किए गए सैनिकों को सरकारी भाषा में मुर्तव कहा जाता था। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। कुछ ऐसे नाम है जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आपसे पूछ सकता है कि भाई तुरम किसे कहा जाता था। तुरम जो है वो 10,000 सॉरी 1,000 सैनिकों सॉरी 10,000 सैनिकों की जो टुकड़ी होती थी उसको तुरम कहा जाता था। बात करें सैनिकों को, जो सरकारी सैनिक होते थे उनको सरकारी भाषा में क्या कहते थे, निरीक्षण करने के बाद जिनको रखा जाता था, मुर्तव इनको कहा जाता था। मुर्तव के नाम से इनको जाना जाता था। और जिसके पास में 10 सैनिक हुआ करते थे, सिपह सलार का पद मिलता था उसको। जिसके पास में 100 सैनिक होते थे, उसको मलिकों का पद मिलता था, मलिक उसको कहा जाता था। और 1000 सैनिक रखने वाले को कहा जाता था क्या, खान कहा जाता था। जबकि 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को कहा जाता था तुरम। अलाउद्दीन ने सेना को एक अस्पा, यानी कि एक घोड़े को रखने वाले सैनिक को एक अस्पा कहा और 2 घोड़े रखने वाले को 2 अस्पा कहा। 2 अस्पा व्यवस्था इसके द्वारा लागू की गई। अब बात करेंगे बाजार नियंत्रण प्रणाली की, जो एक आर्थिक चमत्कार माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली यही मानी जाती है इसकी, बाजार नियंत्रण प्रणाली। उद्देश्य था कम वेतन पर सैनिकों का गुजारा भत्ता संभव करना, क्योंकि इसने सैलरी देना शुरू किया, नगद वेतन देना शुरू किया, जिस कारण जो है भ्रष्टाचार को समाप्त करना सबसे बड़ा काम था इस समय, ताकि सैनिक जो है कम पैसे में भी अपना गुजारा कर सकें। तो इसने एक तो मूल्य निर्धारित किया। मूल्य निर्धारित मतलब जो है अनाज, बाजरा सॉरी अनाज, जितने भी प्रकार के होते हैं उसमें चावल, बाजरा, गेहूं सारे आ सकते हैं। अनाज थे, कपड़ा था और मवेशियों के दाम सरकार द्वारा तय किए गए। यानी कि सरकार ने नियंत्रण स्थापित किया भाई बाजार पर, और कहा भाई कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या होगा, प्रत्येक जो खाने का जो सामान है, अनाज जो है, उसका मूल्य सरकार के द्वारा, सुल्तान के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। कपड़े का मूल्य, मवेशियों यानी कि जानवरों का, जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़े आदि का मूल्य निर्धारित, जो दाम जो है वो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाने लगा। दूसरा, सहनाई मंडी, बाजार अधीक्षक जो व्यापारियों और कीमतों पर कड़ी निगरानी रखता था, उसको कहा जाता था सहना ए मंडी। सहना ए मंडी के नाम से एक जो है ऑफिस बनाया, एक विभाग की स्थापना की और उसमें जो है अधिकारियों की नियुक्ति की गई, ताकि वे जो है प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर, प्रत्येक व्यापारी पर, उनकी कीमतों पर, किस कीमत में वे सामान को बेच रहे हैं, उन पर नियंत्रण रख सके या उन पर जानकारी प्राप्त कर सके। इसके बाद कठोर दंड भी दिया गया। कठोर दंड कैसे, कम तोलने वाले व्यापारियों के शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। मान लो किसी व्यापारी ने अनाज जो है 10 किलो कम कर दिया या 1 किलो कम कर दिया, तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। इस तरह का दंड दिया जाता था, जिस कारण जो है प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से अपना व्यापार करता था। अनाज भंडारण की बात करें, अकाल के समय के लिए सरकारी गोदामों में अनाज सुरक्षित रखा जाता था, ताकि जो है अकाल के समय इन लोगों को सुरक्षा प्रदान की जा सके, अनाज दिया जा सके, खाद्यान्न की पूर्ति की जा सके। तो ये सारे कार्य अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए थे। अब आर्थिक सुधार की बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार के अंतर्गत सर्वप्रथम मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, मिल्क मतलब एक ऐसी संपत्ति थी, एक ऐसी जहागीर हुआ करती थी जो अपने सैनिकों को प्रदान की जाती थी वेतन के बदले। नाम तथा पेंशन और वक्फ, धर्मांतर के रूप में मिली हुई भूमि, धर्म के नाम पर जो मिली हुई जमीन थी उसको क्या करा, खालसा भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो जो सैनिकों को संपत्ति दी गई थी, जमीन दी गई थी, जहागीर दी गई थी, या किसी व्यक्ति के नाम पर संपत्ति दी गई, या पेंशन के नाम पर कोई जमीन दी गई, या वक्फ के नाम पर यानी कि धर्म के नाम पर कोई संपत्ति दी गई, तो उन सबको क्या करा जो है इसने अपने अधीन कर लिया, उस पर नियंत्रण स्थापित किया और उसे खालसा भूमि घोषित कर दिया। खालसा भूमि मतलब सरकारी जमीन घोषित कर दिया, जिससे राज्य की आय में सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त उसने
पूर्व में प्रचलित जागीर प्रथा को भी समाप्त कर दिया, क्योंकि इसने नगद वेतन अपने सैनिकों को दिया था। मुगल सम्राट के सीधे स्वामित्व वाली भूमि को खालसा सॉरी, मुगल सम्राट कह रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। सुल्तान के सीधे स्वामित्व वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था, यानी कुल मिलाकर जिस भूमि पर सुल्तान का अधिकार होता था, सरकार का अधिकार होता था, उसे कहा जाता था क्या, उसे कहा जाता था, यहाँ पर भाई सम्राट की जगह क्या आ जाएगा, सुल्तान आ जाएगा। तो सुल्तान के स्वामित्व वाली भूमि जो थी उसको खालसा भूमि कहा जाता था। इन भूमि से वसूला जाने वाला जो राजस्व था वो सम्राट के निजी खजाने में भेज दिया जाता था, यानी कि सुल्तान के खजाने में उस पैसे को भेज दिया जाता था। उसने अमीर वर्ग की शक्तियों को में कटौती करके साम्राज्य पर अपना अधिकार अधिक मजबूत किया। जो अमीर वर्ग थे उनके अधिकारों में कमी की, उनकी शक्तियों में कमी की। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर के रूप में मुसलमानों से 1/4 भाग और हिंदुओं से 1/2 भाग लिया, यानी 50%। तो कुल मिलाकर इसने यहाँ पर भेदभाव किया, मुस्लिमों से थोड़ा कम कर लिया, 1/4 यानी 25%, और हिंदुओं से इसने 50% कर वसूल किया। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया, खराज लगाया, घड़ी कर लगाया, जिसे ग्रह कर कहा जाता था, यानी कि घरों पर भी कर इसने लगाया था। चरी कर यानी कि दुधारू पशुओं पर भी इसने कर लगाया, जो चुगाए जाते थे, चरे जो है मैदानों में जाकर चुगते थे, तो उन पर भी इसने कर लगाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक प्रकार के कर लगाए। कौन कौन से? जजिया कर लगाया, मुसलमानों से इसने 1/4 भाग लिया हिस्सा कुल उपज का, भूमि कर जिसको कहा जाता था, भूमि कर के रूप में 1/4 हिस्सा, हिंदुओं से 1/50 भाग, यानी कि सॉरी 1/2 भाग, यानी कि 50% भाग इसने कर के रूप में लिया था हिंदुओं से। इसके अलावा गैर मुस्लिम जो थे उन पर जजिया कर लगाया, मुस्लिमों पर खराज कर लगाया, जो धार्मिक कर हुआ करता था। इसके अलावा घरी कर, जो ग्रह कर था, एक तरह से घर पर लगता था, वो कर लिया इसने। चरी कर यानी कि जो जानवरों को चुगाने पर लगता था। तो सभी प्रकार के इसने कर लगाए और अपने राज्य की आय को बढ़ाया। इसने धार्मिक कर के रूप में मुस्लिमों से जकात कर वसूल किया। खुम्स खुम्स कर जो था ये लूट का माल हुआ करता था, तो लूट के माल में भी राज्य की हिस्सेदारी इसने राज्य की हिस्सेदारी जो थी 4/5वें भाग के रूप में निर्धारित कर दी कि 4/5 हिस्सा जो है राज्य को दिया जाएगा और बाकी सैनिकों में बांट दिया जाएगा। उसने भूमि कर वसूल करने वाले मुकद्दम, खूत और चौधरी जो थे आदि के विशेषाधिकार में भी कटौती कर दी, यानी कि उनके भी अधिकार कम कर दिए और उनसे भी कर प्राप्त किया। यानी कुल मिलाकर जो है, जो गांव से कर वसूल करते थे, स्थानीय क्षेत्र से जो कर वसूल करते थे, इन्हें मुकद्दम, खुद और चौधरी कहा जाता था गांव में, तो उनसे भी इसने कर वसूल किया। उनकी भी जो है जो इनकम होती थी उसमें से भी इसने कर काटना शुरू कर दिया, कटौती कर दी। तो एक तरह से इसने क्या करा, अपने राज्य की आय को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के कर लगाए, ताकि एक विशाल सेना रखी जा सके, एक बड़ी सेना रखी जा सके और मंगोलों का और तथा पूरे भारत को आसानी से जीता जा सके। अलाउद्दीन खिलजी की अब बात करेंगे बाजार नियंत्रण प्रणाली की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की, इस संदर्भ में बनी उल्लेख करता है, बर्नी उल्लेख करता है, क्या करता है कि बाजार नियंत्रण नीति सेना की सुविधा के लिए लागू की गई थी। इस सैनिकों को कम वेतन दिया जाए और कम वेतन में ही उनका गुजारा हो सके, उसी के लिए इसने जो है बाजार नीति या बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया था। बाजार नियंत्रण नीति के 2 सिद्धांत थे, 2 सिद्धांतों पर आधारित की गई। उत्पादन लागत के आधार पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया जाए, जिस तरह से जिस वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसके हिसाब से उसका मूल्य निर्धारित किया जाए। दूसरा, बाजार में आम जरूरत की वस्तुओं की कमी न हो, यानी कि जो बहुत जरूरी चीजें हैं, जैसे मान लो खाने का सामान है, कपड़ा है, तो ऐसे सामानों की जो है आपूर्ति होती रहनी चाहिए, उनकी वस्तुओं में, उन वस्तुओं में कमी नहीं होनी चाहिए। सुल्तान ने 4 प्रकार के बाजार गठित किए। एक था आपका मंडी, यह अनाज का बाजार था और इससे संबंधित 8 जब्ता यानी कि अधिनियम लागू किए गए। यह पहला अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के अनाजों का मूल्य निर्धारित किया गया, यानी कि जितने भी प्रकार के अनाज थे, खाद्यान्न था जो, उन सब के क्या करा गया, मूल्य निर्धारित कर दिया गया, रेट निर्धारित कर दिया गया। और अनाज बाजार के नियंत्रण करने के लिए सुल्तान ने सहना ए मंडी की नियुक्ति की और जमाखोरों को कठोर दंड देने की व्यवस्था की। तो इसने क्या करा, सहना ए मंडी नाम से एक विभाग स्थापित किया, ताकि अनाज बाजार के नियंत्रण पर बाजार पर नियंत्रण किया जा सके और उसका मूल्य निर्धारित किया जा सके और जांच की जा सके कि भाई सही प्रकार से जो है लोगों को सामान प्राप्त हो रहा है या नहीं। और अगर कोई उसमें गलती करता था, कुछ जो है भ्रष्टाचार करने का प्रयास करता था, तो उसको बहुत कठोर दंड दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जितना भी मान लो तोलने में, नापने में कोई अगर कमी कर रहा है तो उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था। इस तरह की सजा इसमें दी जाती थी।
दूसरा था सराय अदल, ये न्याय स्थान था, यहाँ पर जो है लोगों के साथ में न्याय किया जाता था। इससे संबंधित 5 अधिनियम लागू किए गए। यह एक तरह से सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। इनके सरकारी बाजार इसको कह सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े, मेवे, जड़ी बूटियां, घी, चीनी आदि सामान बिकता था। तो वहां पर अनाज बिकता था, यहाँ पर जो है अन्य सामान जैसे कपड़े हुआ, मेवे हुए, फल फ्रूट हुए, जड़ी बूटियां हुई, घी हुआ, चीनी आदि सामान इसमें बिकता था। तीसरा था घोड़ों और दासों तथा मवेशियों का बाजार। इससे संबंधित 4 नियम लागू किए गए, जिसमें सबसे पहला नियम किस्म के अनुसार मूल्य निर्धारण था। दूसरा नियम दलालों पर कठोर नियंत्रण करना था। तो कुल मिलाकर जो है किस्म यानी कि घोड़ों की, दासों की और मवेशियों की नस्ल देखकर ही उनका मूल्य निर्धारित किया जाता था। इसके अलावा जो दलाल हुआ करते थे, बिचौलिए जो थे, उनके लिए कठोर नियंत्रण इसमें स्थापित किए गए। सामान्य बाजार की अगर बात करूं तो इस बाजार में आम जरूरतों की वस्तुएं बिकती थी, जैसे मान लो सब्जी है, मिट्टी के बर्तन हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आम जरूरत की चीजें होती हैं, इनके प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी जरूरत पड़ती है। इनका मूल्य भी उत्पादन मूल्य पर निर्धारित किया गया था। इसके बाद इसके समय विद्रोह की बात करेंगे भाई। कुछ विद्रोह हुए थे 1301 ईस्वी में। उसके विद्रोह विरुद्ध 3 विद्रोह हुए जो इसी के राज्य में हुए, इसी के समय हुए। इसी के आपके सेनापति कह सकते हैं, इसके रिश्तेदार कह सकते हैं, जिन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह किए थे। पहला था अकत खां का विद्रोह। अकत खां ने इसके काल में विद्रोह 1301 ईस्वी में किया। दूसरा उमर खां और मंगू का विद्रोह भी इसी के समय हुआ 1301 ईस्वी में ही। और हाजी मौला का विद्रोह। इन विद्रोहों को निवारण इन विद्रोह के निवारण के लिए इसने 4 अध्यादेश जारी किए। 4 प्रकार के अध्यादेश जारी किए। कौन कौन से थे उनको देख लेते हैं। सबसे पहले इसने कहा भाई एक सशक्त यानी कि मजबूत गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की जाए, जिसमें बरीद और मुनहिया या जिसको जासूस कहा जाता था, उनको नियुक्त किए गए, ताकि सुल्तान को जानकारी देते रहे कि कौन उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। दूसरा बात करें अमीरों के पारंपरिक मेलजोल और विवाह संबंधों पर इसने रोक लगा दी कि भाई जो है ना पारंपरिक मेलजोल नहीं करेंगे कोई भी अमीर, कोई भी जो है अमीर वर्ग का व्यक्ति, और ना ही आपस में विवाह संबंध अपनाएगा। तो इसने रोक लगा दी उन सब पर। इसके अलावा शराब, भांग जैसे मादक पदार्थों पर भी इसने रोक लगा दी कि कोई जो है शराब नहीं पिएगा, भांग नहीं पिएगा, और यानी कि मदपान यानी कि मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेगा, जबकि सुल्तान खुद करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें, चौथा नियम इसने लागू किया अध्यादेश, अनुदान में दी गई भूमियां, जितनी भी जमीन जो है दान में दी गई थी, अनुदान मतलब के जो उनके कार्यों के कारण अधिकारियों को जमीन जो दी गई थी उनको वापस लिया इसने। इसने वापस ली और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिसके पास अत्यधिक संपत्ति है उससे कर के रूप में ले ली जाए, यानी कि उससे जो है अधिक टैक्स वसूला कर जाए। जिसके पास में ज्यादा संपत्ति, जो जितना अमीर है उससे उतना ज्यादा टैक्स लिया जाए। ऐसा भी इसने आदेश जारी किया था, ताकि उन सभी पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। अब बात करें पतन का आरंभ और उसके बाद मुबारक शाह खिलजी जो इसका पुत्र था शासक बना, जिसने 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया, और उसके बाद इस वंश का अंत हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद, अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई तो अंतिम समय में मलिक काफूर का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था। अलाउद्दीन खिलजी के देहांत से पहले ही, अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम समय में मलिक काफूर एक सबसे योग्य सेनापति उभर कर दक्षिण भारत को पूरे को जीता इसने, और मंगोलों को कई बार परास्त किया, जिस कारण इसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया। इनके सुल्तान के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति था सत्ता में या शासन में या खिलजी वंश में, तो वो था मलिक काफूर, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय ही मलिक काफूर की हत्या कर दी गई। बाद में मुबारक शाह का शासन शुरू हुआ और उसने अलाउद्दीन के सभी कठोर नियम और बाजार नियंत्रण प्रणाली जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी वे सारी समाप्त कर दी, और इसने अपने आप को खलीफा भी घोषित किया। वह दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। और ऐसा कहा जाता है कि इसका जो चरित्र था वो विलासिता और अयोग्य प्रशासन तथा प्रशासन के कारण दरबार में अराजकता फैल गई। ऐसा कहा जाता है कि अपने दरबार में कभी कभी महिलाओं के वस्त्र पहनकर आता था, कभी कभी अपने जो है दरबार में नंगा होकर दौड़ा करता था। तो इस तरह के इसके कारनामे थे मुबारक शाह खिलजी के, जो अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र था। और मैं आपको बताऊं, जो पीछे मैंने आपको बताया था, अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। तो फिरोजा ही आपकी बीरमदेव से बीरमदेव से प्रेम करती थी, जिस कारण जो है उसने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बाद में उन्होंने शादी से इनकार कर दिया और फिर बाद में युद्ध हुआ था और बीरमदेव की फिर बाद में हत्या कर दी गई। तो अब देखते हैं भाई मुबारक शाह खिलजी के बारे में। मुबारक शाह खिलजी जो 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासक रहा, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पूरा हो जाएगा भाई, लगभग एक
घंटे की क्लास हो भी चुकी है। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने अपने 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बना दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है, जब उसका देहांत हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि मलिक काफूर जो था उसने अपने 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर, जिसको उसने गोद लिया था, क्योंकि ये तो जो है मलिक काफूर एक किन्नर था, तो इसने एक पुत्र को गोद लिया था जिसका नाम था शिहाबुद्दीन उमर, उसको इसने सुल्तान बना दिया और स्वयं उसका प्रति शासक बन गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन दोनों की हत्या कर दी गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के 35 दिन बाद मलिक काफूर की भी हत्या कर दी गई और उसके बाद जो इसका पुत्र था शिहाबुद्दीन उमर, इसकी भी हत्या कर दी गई। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के एक अन्य पुत्र जिसका नाम था मुबारक खां को प्रति शासक नियुक्त किया गया, यानी कि कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से शासक घोषित किया गया। मुबारक खां ने शिहाबुद्दीन उमर को बंदी बना लिया। जो शिहाबुद्दीन उमर था किसका पुत्र, मलिक काफूर का जो 6 वर्षीय पुत्र था। तो सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था भाई जी, सॉरी 1 मिनट, दोबारा से बता रहा हूँ भाई। अलाउद्दीन खिलजी का एक 6 वर्षीय पुत्र था जिसका नाम था शिहाबुद्दीन उमर, उसको गद्दी पर बिठाया था मलिक काफूर के द्वारा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मलिक काफूर की हत्या कर दी गई 35 दिन बाद। और मलिक काफूर की हत्या के बाद एक मुबारक खां के नाम से एक व्यक्ति को शासक बनाया गया, जो अलाउद्दीन खिलजी का ही एक अन्य पुत्र हुआ करता था, तो इसको शासक बनाया गया। लेकिन बाद में मुबारक खां ने शिहाबुद्दीन उमर को बंदी बना लिया, जिसको मलिक काफूर के द्वारा शासक बनाया गया था, और उसकी हत्या कर दी गई और बाद में स्वयं ये शासक बन गया, यानी कि मुबारक खां को भी हटा दिया गया और शासक बनेगा मुबारक मुबारक खां ही, ठीक है। अच्छा, 2 शासक बनेंगे, देखो अलाउद्दीन खिलजी के बाद उसका 6 वर्षीय पुत्र शासक बना जिसका नाम था शिहाबुद्दीन उमर, और उसके बाद फिर मुबारक खां कुछ समय के लिए शासक बना, लेकिन फिर ये पूरी तरह से शासक रहा। एक तरह से उसका प्रतिनिधि बनाया गया था इसको, शिहाबुद्दीन उमर का मुबारक खां को। लेकिन मुबारक खां बाद में जो है शिहाबुद्दीन की हत्या करके गद्दी पर बैठा, यानी कि स्वयं शासक बना। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी के समय के सभी कठोर कानून समाप्त कर दिए और खलीफा की प्रभुसत्ता स्वीकार नहीं की। इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो भारत का एकमात्र खलीफा कौन था, मुबारक शाह खिलजी, जिसने अपने आप को खुद खलीफा घोषित किया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद खिलजी वंश का अंत हो गया। खिलजी वंश का अंत कैसे हुआ उसको देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार। खुसरो खां, खुसरो खां जो था ये पहले एक हिंदू था, लेकिन बाद में इसने क्या करा, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। और इस्लाम धर्म स्वीकार करके इसने मुबारक शाह जो खिलजी था, मुबारक शाह खिलजी के साथ इसका काफी लगाव था ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसी ने बाद में क्या करा, खुसरो खां ने ही मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी। मुबारक शाह खिलजी की हत्या करने के बाद इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया था। तो मुबारक शाह के विश्वास पात्र खुसरो खां ने उसकी हत्या करके गद्दी हत्याई थी या गद्दी प्राप्त की थी, जिस कारण दिल्ली के अमीरों ने और दिल्ली के मुस्लिम शासकों ने कहा कि भाई इस्लाम खतरे में है, यानी कि एक हिंदू जो है इस्लाम के नाम पर मुस्लिम बन के दिल्ली का सुल्तान बन चुका है। तो उन लोगों ने क्या करा, इस्लाम खतरे में है का नारा दिया था, जिसी जो है इसी कारण आपका दीपालपुर के गवर्नर या जिसको दीपालपुर का सूबेदार बनाया गया था, तो उसको दिल्ली बुलाया गया दिल्ली के अमीरों के द्वारा और आक्रमण किया गया खुसरो खां पर। खुसरो खां की हत्या करवाई गई और उसने फिर बाद में आपका तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो गाजी मलिक उसको कहा जाता है। दीपालपुर के गवर्नर गाजी मलिक ने खुसरो खां को हराकर खिलजी वंश का अंत कर दिया और उसकी हत्या कर दी खुसरो खां की। इसी ने आपका इस्लाम खतरे में है का नारा दिया था और खुसरो खां की हत्या करके इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी कहा जाता है कि ऐसे शासक को, एक ऐसे व्यक्ति को जो काफिरों का विनाश करता है, यानी कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध जो लोग हैं उन सब की हत्या करने वाले को ही आपका गाजी कहा जाता है, या काफिरों को मारने वाले को गाजी कहा जाता है। काफिर कहा जाता है वह इंसान जो इस्लाम धर्म को नहीं मानता, भटके हुए लोगों को काफिर कहा जाता है। तो काफिरों की हत्या करने वाले को गाजी कहा जाता है। तो आपका गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, जलालुद्दीन आपका फिरोज तुगलक भाई, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इसका पूरा नाम था। तो फिरोज तुगलक ने जो है नहीं, गाजी मलिक ने गाजी मलिक ने ही गाजी की उपाधि धारण की थी। नाम तो इसका कुछ और था, आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद तुगलक वंश की स्थापना की गई इसके द्वारा और 1320 ईस्वी में आपकी तुगलक वंश की स्थापना होगी। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन शुरू हो जाएगा और खिलजी वंश का अंत हो जाएगा। तो खिलजी वंश का जो अंत हुआ वो 1320 ईस्वी में हुआ, जबकि 1290 ईस्वी में ये वंश स्थापित हुआ था। मात्र 30 वर्षों तक इन लोगों ने शासन किया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण शासक यानी कि 20 वर्ष जो माने जाते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के माने जाते हैं। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर का जो है इसमें अंत हो जाता है, खिलजी वंश का अंत हुआ। और आज की क्लास भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में, यानी कि 5वीं क्लास में। 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आपका
दिल्ली सल्तनत के 2 महत्वपूर्ण वंश हम कंप्लीट कर चुके हैं, विस्तार से हम लोग पढ़ रहे हैं। यदि आपका टीजीटी, पीजीटी या इसके अलावा यूजीसी नेट के साथ-साथ आप पीसीएस या आपका कोई भी एग्जाम है जिसमें इतिहास के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है, थ्योरेटिकल क्लास है और बहुत विस्तार से आप लोगों को मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ भाई देखिए। इसके बाद हम लोग जो है पीवाईक्यू भी देखेंगे। यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूजीसी नेट गोल्ड के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दिया करो। चलिए यहीं पर करते हैं आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।